नमस्कार दोस्तों, सानवी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गणित विषय की पेडागोजी के विषय में एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें सबसे शुरुआत में कुछ महान गणितज्ञों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनमें से सबसे पहले हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म जो है 476 ईस्वी में कुसुमपुर नामक स्थान में हुआ था। इनके जन्म के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्ट ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन, यानी कि इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के भी जो हैं अनेक सिद्धांतों का रचना की थी। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञों में से एक थे, यानी कि एक खगोल शास्त्री भी थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का विषय है। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अलजेब्रा का प्रयोग किया, और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्ट यानी कि गणित की पुस्तक को कविता के रूप में लिखा था। यानी कि जो आर्यभट्ट जो पुस्तक लिखी थी वो एक किसके रूप में थी? कविताओं के रूप में थी। यह प्राचीन भारत की बहुचर्चित पुस्तकों में से एक थी। इस पुस्तक में दी गई ज़्यादातर जानकारियाँ खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंधित थी, यानी कि खगोल शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के विषय में, और त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के विषय में ज़्यादा संबंध रखती थी। आर्यभट्ट में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम भी दिए गए थे। आर्यभट्ट ने ही पृथ्वी गोल है इसके बारे में भी सबसे शुरुआत में आर्यभट्ट ने ही बताया, और उसकी परिधि का अनुमान भी 24,835 मील है। यह भी आर्यभट्ट ने ही बताया था। सूर्य और चंद्र ग्रहण के हिंदू धर्म की मान्यता को आर्यभट्ट ने गलत सिद्ध किया था। यानी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण यानी कि क्यों होते हैं, कि कैसे होते हैं, इन्होंने हिंदू धर्म में एक मान्यता थी, तो उनको उसको भी आर्यभट्ट ने ही गलत साबित किया था। इस महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ को यह भी ज्ञात था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य की किरणों के कारण ही चमकते हैं। पहले क्या था कि लोगों के मध्य एक मान्यता थी कि सभी के अंतर्गत क्या है, अपना प्रकाश है, लेकिन आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य के कारण ही चंद्रमा या अन्य ग्रह चमकते हैं, प्रकाशमान है। आर्यभट्ट ने अपने सूत्रों से यह सिद्ध किया कि एक वर्ष में 366 दिन नहीं वरन 365 दिन, यानी कि जो आज की 365 दिन का वर्ष बोला जाता है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आर्यभट्ट के कार्यों की जानकारी उनके द्वारा रचित ग्रंथों से मिलती है। इस महान गणितज्ञ ने आर्यभट्टिया, दसगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना, यानी कि 4 ग्रंथ भी लिखे थे, जिसमें आर्यभट्ट था, दूसरा दसगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना भी आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। विद्वानों में आर्यभट्ट सिद्धांत के बारे में बहुत मतभेद है, यानी कि इसके जो सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में काफ़ी मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट सिद्धांत का 7वीं सदी में व्यापक उपयोग हुआ, यानी कि जो 7वीं सदी थी उसमें भी आर्यभट्ट सिद्धांत का काफ़ी उपयोग किया गया था। संपत्ति में इस ग्रंथ के केवल 34 श्लोक हैं, यानी कि संपत्ति में इस ग्रंथ के जो हैं 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं, और इनका उपयोग ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया इस विषय में विद्वानों के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। उन्होंने आर्यभट्ट नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखा, यानी कि जो आर्यभट्ट नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखा था, जिसमें वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी, जिसे आजकल हम एपी बोलते हैं, 10वीं क्लास में एपी का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। वर्गमूल और घनमूल ये 7th या 8th की क्लास में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और आगे भी क्लासों में इनका उपयोग किया जाता था। विभिन्न प्रकार के समीकरणों का भी, यानी कि विभिन्न प्रकार की इक्वेशनों का भी वर्णन किया। उन्होंने अपने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ में कुल 3 पृष्ठों को समा सकने वाले 33 श्लोक, यानी कि 3 पृष्ठों में 33 श्लोकों में गणित विषयक सिद्धांत तथा 5 पृष्ठों में 75 श्लोकों में खगोल विज्ञान, 3 में
33 श्लोक गणित के विषय में, 5 पृष्ठों में 75 श्लोक खगोल विज्ञान विषय सिद्धांत तथा इसके लिए यंत्रों का भी निरूपण किया था, यानी कि उन्होंने यंत्र कौन से होंगे उसका निरूपण भी आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। आर्यभट्ट ने अपने इस छोटे से ग्रंथ में अपने से पूर्ववर्ती तथा पश्चिमवर्ती देशों के कुछ विदेशों के सिद्धांतों के लिए भी क्रांतिकारी अवधारणाएं उपस्थित की। आर्यभट्ट ग्रंथ में कुल मिलाकर 121 श्लोक पाए गए, यानी कि उसमें कितने 121 श्लोक पाए गए जो 4 खंडों में विभाजित थे। पहला गीतपदिका, दूसरा गणितपाद, तीसरा कालिक क्रियापाद, चौथा गोलापाद। गोलापाद इन खंडों में सबसे छोटा ग्रंथ था। इस ग्रंथ में आर्यभट्ट ने एक अनोखी रीति का निर्माण किया था। इसमें आर्यभट्ट ने संख्या को संक्षिप्त में लिखा, यानी कि विस्तृत रूप में इन्होंने संख्याओं को, जो नंबर्स थे उनको विस्तृत रूप में लिखा और पूरे खंड को मात्र 11 श्लोकों में समेट दिया, यानी कि जो पूरा भाग था उसमें कितने भागों में समेट दिया, 11 भागों में। तीसरे और आने वाले श्लोकों में क्षेत्रफल निकालने के नियम, यानी कि एरिया, जो बाद के जो 3 आगे आने वाले श्लोकों में उन्होंने क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने के नियम दिए। इनमें से कुल सूत्र थे, पहला गोले का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्फीयर, दूसरा त्रिभुज ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, शंकु का घनफल यानी कि आयतन, त्रिकोणमिति और पर आधारित कुछ नियम दिए थे। फिर वर्त, चतुर्भुज और त्रिभुज खींचने की नीति, यानी कि कैसे उनको बनाया जा सकता है। दीपक की दूरी तथा ऊंचाई जानने के लिए दीपक यानी कि शंकु या दीपक का हिंदी में कुछ, इंग्लिश में कुछ और नाम हो सकता है। मेरे को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, यदि कुछ मेरे को मिलेगा तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताने की कोशिश करूँगा। तथा परिधि तथा व्यास के में संबंध कैसे होता है, इसका क्षेत्रफल, इस विषय में भी वर्त की जो परिधि है, व्यास है, उनमें कैसे कैसे संबंध हो सकता है, इस विषय में भी आर्यभट्ट ने जानकारी दी। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करें। और ये डेली दूसरे या तीसरे दिन एक लेक्चर आएगा जिसमें विज्ञान विषय की पेडागोजी और गणित विषय की पेडागोजी के विषय में मैं D.Ed. B.Ed. के विषय में लेकर आऊँगा। धन्यवाद।